नमस्कार दोस्तों, अब हम देखते हैं समतल में अंतःखंड रूप। अंतःखंड के रूप में हमारी समतल की समीकरण क्या रहेगी। अब क्या बोल रहा है, कोई समतल है ए बी सी। ठीक है, समतल का नाम दे दिया ए बी सी। वो निर्देशीय अक्षों को कहाँ पे काट रहा है, ए पे, बी पे और सी पे। यानी ये अगर हमारी एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है, तो कोई समतल ऐसा है जो एक्स एक्स को ए बिंदु पे काट रहा है, वाई एक्सेस को बी बिंदु पे काट रहा है और जेड एक्स को सी बिंदु पे काट रहा है। और क्या बोल रहा है, निर्देशांक ओ ए ओ बी ओ सी की वैल्यू कितनी है, ए बी सी। यानी ये वैल्यू ए है मूल बिंदु से दूरी, ये बी है, ये सी है। तो ये अब हमारे क्या कहलाएंगे, अंतःखंड कहलाएंगे। तो एक तरीके से ए हमारा क्या हो गया, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड हो गया। बी हमारा क्या हो गया, वाई एक्सेस पे काटा गया अंतःखंड हो गया। और सी हमारा हो गया जेड एक्स पे काटा गया अंतःखंड हो गया। तो ये चीज़ हमें दी हुई होगी। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ए बी सी बिंदुओं के निर्देशांक आ जाएंगे। क्योंकि ए बिंदु हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्स पे। एक्स एक्स पे वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक जीरो होते हैं। और एक्स निर्देशांक क्या होगा, वाई जेड समतल से दूरी। तो वाई जेड समतल से दूरी किसके बराबर हो जाएगी, ओ ए के बराबर हो जाएगी, जो कि कितनी है, ए है। इसी प्रकार बी के क्या है, हमारा वाई एक्सेस पे स्थित है। तो एक्स निर्देशांक जेड निर्देशांक तो जीरो होंगे। वाई निर्देशांक क्या होगा, एक्स जेड समतल से दूरी, एक्स जेड समतल से दूरी कितनी है, बी दे रखी है। इसी प्रकार सी क्या आ जाएगा, जीरो कोमा जीरो कोमा सी। ठीक है, ये आ गए। तो ये बोल रहा है समतल की समीकरण क्या होगी, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। जहाँ पे ए हमारा एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड है, बी वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड और सी जेड एक्स पे काटा गया अंतःखंड है। और ये फॉर्म किस कौन सा रूप कहलाता है, अंतःखंड रूप कहलाता है समतल की समीकरण का। अब हम देखते हैं ये आया कैसे। तो हम सबसे पहले हमारा व्यापक समीकरण मान लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी मान लेते हैं। अब हमें पता है इस पे तीन बिंदु स्थित हैं, ए जीरो जीरो इस पे स्थित होगा। तो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ए इंटू ए प्लस जीरो बराबर डी। यहाँ से क्या आ जाएगी, कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार जीरो कोमा जीरो बी पॉइंट से इसको संतुष्ट कराएंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल बी की वैल्यू आ जाएगी। कैपिटल बी की वैल्यू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगी, कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल डी अपॉन सी। ये तीनों वैल्यू अब क्या करते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू डी अपॉन ए प्लस वाई इंटू डी अपॉन बी प्लस जेड इंटू डी अपॉन सी बराबर डी। हमें साफ दिख रहा है डी क्या हो जाएगा, कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। तो ये हो गया हमारा कौन सा रूप, अंतःखंड रूप। अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें नोटिस करनी है कि सबसे पहले दाईं साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक्स और वाई के गुणांक क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और ये साइन भी क्या होने चाहिए, प्लस होने चाहिए। इस फॉर्म में तीन चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। राइट साइड में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 बना नंबर 1 होना चाहिए। और एक्स वाई जेड के गुणांक क्या होने चाहिए, +1 होने चाहिए। फिर इनके जो डिवाइड में है वो हमारे क्या बन जाएंगे, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड, वाई एक्सेस पे काटा गया अंतःखंड और जेड एक्स पे काटा गया अंतःखंड। एक्स के नीचे जो आएगा वो क्या बताएगा हमें, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड। इसी प्रकार वाई के जो नीचे आएगा वो हमें क्या बताएगा, वाई एक्सेस पे काटा गया अंतःखंड। और जेड एक्स के अपोन में जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्स पे काटा गया अंतःखंड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब अगर हमें अंतःखंड निकालने पड़े दी गई समीकरण के, तो या तो हम क्या करें, इसमें इस रूप में कन्वर्ट कर लें, इस रूप में कन्वर्ट कर लें। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या चाहिए, एक्स अंतःखंड। एक्स अंतःखंड हमें पता है एक्स एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0। तो आप क्या करो, समीकरण में वाई बराबर 0 रख दो, जेड बराबर 0। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई आ जाएगी। इसी प्रकार वाई अंतःखंड के लिए हमें पता है वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई, वाई एक्स पे एक्स बराबर 0 जेड बराबर 0 होता है। ये क्या करो, समीकरण में पुट कर दो, क्या निकाल लो, वाई की वैल्यू। इसी प्रकार अगर जेड एक्स पे अंतःखंड चाहिए तो क्या करो, जेड एक्स पे हमें पता है एक्स बराबर 0 होता है, वाई बराबर 0 होता है। ये चीज़ समतल की समीकरण में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, जेड एक्स पे काटा गया अंतःखंड आ जाएगा। तो दो मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, दी गई समीकरण से अंतःखंड निकाल सकते हैं एक्सों पर काटे गए।
ठीक है, या तो इसको इस फॉर्म में बदल लो अंतःखंड फॉर्म में। अगर इसमें नहीं बदला जा रहा तो आप क्या करो, एक एक के लिए एक्स अंतःखंड के लिए y बराबर 0 z बराबर 0 कर दो। इसी प्रकार y अंतःखंड के लिए x बराबर 0 z बराबर 0, z अंतःखंड के लिए x बराबर 0 और y बराबर 0 कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमें, अगर हमें निकालनी पड़ जाए क्या, अंतःखंडों की लंबाई। इसके अलावा अगर हमारा समतल कभी हो गया किसी एक्स के समांतर, जैसे अगर हमारा हो गया किसके समांतर, एक्स एक्स के समांतर समतल, तो उस केस में हमें पता है काटे गए अंतःखंड की लंबाई हो जाएगी इनफाइनाइट। तो समीकरण में क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी की अब किस रूप में आएगी, वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1 की फॉर्म में आ जाएगी। सेम चीज़ हमने पहले भी देखी थी, वहाँ पे हमने दूसरी अप्रोच से देखा था कि अगर हमारा समतल एक्स एक्स के समांतर है तो हमारा अभिलंब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स के लंबवत हो जाएगा। फिर हमने क्या किया था, इनके दिशानुपातों का गुणनफल 0 कर दिया था, और वहाँ से हमने देखा था कि ए की वैल्यू 0 आ गई थी, यानी एक्स की टर्म क्या हो जाएगी, फिर मिस हो जाएगी। वहाँ पे हमने देखा था जिस एक्स के समांतर होगा वो टर्म उसमें नहीं आएगी। तो सेम यहाँ पे अगर जिस एक्स के समांतर है उस पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई इनफाइनाइट हो जाएगी, फिर एक्स अपॉन ए क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, एक्स की टर्म गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा अंतःखंड रूप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में हमें क्या दे दिया, एक समतल दे रखा है। क्या पूछ रखा है, निर्देशीय अक्षों पर अंतःखंड बताओ। तो दो तरीके से हम इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले मेथड में हमने क्या देखा था कि हम अंतःखंड फॉर्म में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या था कि दाईं साइड में 1 बनाना है, एक्स वाई जेड के गुणांक क्या बनाने, +1 बनाने। अब देखो 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 12 है। इधर 1 बनाने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच जाएगा x बाई 6, ये बच जाएगा y बाई 4 प्लस z बाई 3 इक्वस टू 1। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी, 1 बन गया। अब देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 1 है। नीचे वाले को छोड़ दो, नीचे वाले पे अभी ध्यान नहीं देना। यहाँ पे देखो y का गुणांक -1 है, यहाँ पे z का गुणांक +1 है। तो इस माइनस को पहले क्या बनाना पड़ेगा, +1 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस नीचे 4 को दे देंगे, तो x बाई 6 तो एज इट इज रहेगा। y से माइनस छीन के किसको दे दिया, 4 को दे दिया, और ये z अपॉन 3 बराबर 1। अब ये हमारे उस फॉर्म में आ गई, कौन से फॉर्म में, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। तो हमें तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो इनके गुणांक क्या होने चाहिए, 1 1। यहाँ पे तीनों जगह साइन क्या होने चाहिए, प्लस। तो साइन हमारे क्या है, प्लस प्लस, यहाँ कोई नहीं है मतलब प्लस ही है। गुणांक क्या है, 1 1 है, और इधर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब इस फॉर्म में हमारी आ गई। तो इसका अब क्या हो जाएगा, एक्स एक्स पे काटा गया अंतःखंड 6, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड -4, जेड एक्स पे काटा गया अंतःखंड 3 हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से ना करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना है, वाई बराबर 0 जेड बराबर 0 पुट कर देना है। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 12। तो x बराबर क्या आ गया, 6। तो x x पे काटेंगे अंतःखंड की लंबाई क्या आ गई, 6 आ गई। इसी प्रकार वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड के लिए हमें पता है वाई एक्सेस पे कोई बिंदु होगा, उसके लिए वाई एक्सेस पे किसी भी बिंदु के लिए एक्स और जेड 0 होता है। इसमें पुट करेंगे तो -3y बराबर 12, y बराबर -4। तो वाई एक्स पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी। इसी प्रकार हमें अगर जेड एक्स पे अंतःखंड की लंबाई चाहिए तो क्या करेंगे, x बराबर 0 y बराबर 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर प्लेन हमारा क्या करेगा, जेड एक्स को काटेगा तो वहाँ पे एक बिंदु आएगा। उस बिंदु, वो बिंदु हमारा किस पे है, जेड एक्स पे भी है और समतल पे भी है। जेड एक्स पे भी और समतल पे भी है, लेकिन जेड एक्स पे हमें पता है एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो वही हम समतल में पुट कर दे रहे हैं। तो वहाँ से क्या आ जाएगा, 4z बराबर 12। तो z बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो ये क्या आ गए, हमारे अक्षों पे काटे गए अंतःखंड आ गए। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि हमारे अंतःखंड क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। अंतःखंड क्या होता है, अक्षों को जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अगर -4 आ रहा है, इसका मतलब ये कहाँ काट रहा है, वाई एक्सेस को नेगेटिव साइड में काट रहा है। जैसे y डैश ओ
वाई है, तो इसका मतलब ये कहीं यहाँ पे काट रहा है और ये कितना है, दूरी कितनी है, 4 है। तो हमें ध्यान रखना है कि अंतःखंड ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या हो, पॉजिटिव ही हो। अंतःखंड हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब इतना ही है कि उस पर्टिकुलर एक्स को नेगेटिव की साइड में क्या करेगा, कट करेगा। जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या है, मूल बिंदु के दूसरी साइड स्थित है उस एक्स की ऋणात्मक साइड पे स्थित है। ठीक है, तो ये था हमारा अंतःखंड रूप, जिसमें हम दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम अंतःखंड फॉर्म में एडजेक्ट कन्वर्ट कर लें, या फिर हमें पता है अक्षों पे बिंदु मिलेगा, उस बिंदु की मूल बिंदु से जो दूरी है वही हमारा अंतःखंड होगा, या फिर उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वही क्या होगा, हमारा अंतःखंड होगा। उसके लिए पर्टिकुलर एक्स के लिए हमें पता ही है, एक्स एक्स पे वाई जेड जीरो होते हैं, वाई एक्स पे एक्स और जेड जीरो होते हैं, जेड एक्स पे एक्स वाई जीरो होते हैं। वो समतल में पुट कर दो, वैल्यू आती जाएंगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक समतल है, क्या बोल रहा है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 3p है। अब हमें क्वेश्चन में समतल की समीकरण नहीं दे रखी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समतल की समीकरण माननी होगी। तो हम अभी तक जैसे जनरली मानते थे क्या, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी मानते थे। लेकिन अगर हमें दिख जाए क्या, मूल बिंदु से दूरी, तो हमें उसमें उस केस में हमें क्या माननी चाहिए, नॉर्मल फॉर्म माननी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है कि कोई भी आपका क्या है, समतल, उसके अभिलंब की अगर दिक्कोज्या ये हैं और मूल बिंदु से दूरी क्या है, p है, तो उसकी समीकरण होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर p। तो अब हमें ये फॉर्म मानना हमारे लिए क्या रहेगा, फायदे का रहेगा, जिसमें ये चीज़ क्या हमारी यूज हो जाएगी। अदरवाइज क्या करेंगे, ये मानेंगे, फिर इसकी दूरी निकालेंगे मूल बिंदु से, उसको 3p करेंगे, एक कंडीशन निकालेंगे, निकल के वही चीज़ आनी है। तो क्यों ना हम पहले ही यही मान ले। ठीक है, तो ये भी हमें डिसाइड करना होता है कि कब कौन सी इक्वेशन मानना हमारे लिए सूटेबल है। तो यहाँ से क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी 3p है, तो समतल मान लेते हैं। माना हमारा समतल क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, जो कि अभी क्या है, 3p है, तो क्या लिख देंगे 3p। अब एल एम एन हम क्या मान रहे हैं, जो हमारा समतल का अभिलंब है उसकी क्या है, दिक्कोज्या है। दिक्कोज्याओं के केस में हमें एक चीज़ पता है, इनके वर्गों का योग क्या होगा, 1 होगा। तो ये अगर हमें जरूरत पड़ी तो कहीं हम यूज कर लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पे काट दे, तब त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का बिंदुपथ चाहिए। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का बिंदुपथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, जो कि क्या हमारे त्रिभुज के शीर्ष हैं। जैसे ही शीर्ष आ जाएगा हम केंद्रक निकाल लेंगे। तो अब ये क्या बोल रहा है कि निर्देशीय ए बी सी वो पॉइंट है जहाँ पे क्या कर रहा है, समतल अक्षों को काट रहा है। यानी ए बिंदु हमारा कहाँ पे है, एक्स एक्स पे है। तो ए बिंदु की फॉर्म इसका अगर हम देखें, दिखने में कैसा दिखेगा, x1 0 0 दिखेगा। क्यों, एक्स एक्स पे क्या होते हैं, वाई जेड निर्देशांक 0 होते हैं। अब ये बिंदु क्या है, हमारे समतल पे है, तो इसमें रख देते हैं। तो एल x1 प्लस जीरो बराबर 3p। यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी 3p अपॉन एल। तो यहाँ से हमारा पहला शीर्ष आ जाएगा 3p अपॉन एल 0 0। इसी प्रकार हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का दूसरा शीर्ष चाहिए भी। दूसरा शीर्ष हमें पता है समतल और वाई एक्स का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। वाई एक्स के से हमें पता है क्या आ जाएगा, x बराबर 0 जेड बराबर 0। तो ये बिंदु क्या करेंगे, समतल में रख देंगे। तो 0 प्लस एम वाई प्लस 0 बराबर 3p। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3p अपॉन एम। तो b का निर्देशांक क्या आ जाएगा, 3p अपॉन एम। एक्स निर्देशांक और जेड तो 0 हो चुके थे पहले ही, वाई निर्देशांक 3p अपॉन एम आ जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट आ गए। सेम हम क्या निकाल लेंगे, सी बिंदु का। सी बिंदु हमें पता है जेड एक्स और हमारे क्या है, समतल का प्रतिच्छेद बिंदु है। जेड एक्स पे क्या होता है, एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0। समतल में पुट करेंगे 0 प्लस एन जेड बराबर 3p। जेड बराबर क्या आ जाएगा, 3p अपॉन एन। सी बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। तो अब हमें हमारे पास क्या आ गए, देखो हमें एक समतल मान बोल दिया गया था जिसकी क्या मूल बिंदु से दूरी है, हमने क्या मान ली, समीकरण। फिर बोला अक्षों को कहाँ पे काट रहा है, ए बी सी पे। हमारे पास क्या आ गए, ए बी सी बिंदुओं के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें क्या चाहिए, त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का बिंदुपथ। केंद्रक सबसे पहले बिंदुपथ चाहिए, तो हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, केंद्रक हमारे तरीके से निकाल लेते हैं। अगर हमारे पास तीनों शीर्ष हैं तो केंद्रक की क्या आ जाएगा हमारा, जैसे ए है हमारा 3p अपॉन एल 0 0,
पी हमारा है 0,3p/m0 और सी हमारा है 3p/n। तो इसका केंद्र क्या आता है x1 + x2 + x3/3 जो कि आएगा p/l। इसी प्रकार y1 + y2 + y3/3 जो कि हमारा कितना बन जाएगा p/m आ जाएगा। इसी प्रकार z निर्देशांक क्या आएगा इसका z1 + z2 + z3/3 तो 0 + 0 + 3p/m/3 3 कैंसिल आउट क्या बचेगा p/n। इसको हमने क्या मान रखा है x y z। यहाँ से पता चल गया x बराबर क्या आ जाएगा p/l, y बराबर क्या आ जाएगा p/m, z बराबर क्या आ जाएगा p/n। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें क्या चाहिए x y z में एक समीकरण चाहिए जो क्या हो जाएगा इस केंद्र का बिंदुपथ हो जाएगा। तो उसके लिए हमने शुरू में देखा था कि LMN हमारी क्या है दिक्कोजें, तो l² + m² + n² बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से LMN की वैल्यू निकाल लेते हैं। l हो जाएगा p/x, m हो जाएगा p/y, n हो जाएगा p/z। ये तीनों वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा p/x का होल स्क्वायर प्लस p/y का होल स्क्वायर प्लस p/z का होल स्क्वायर बराबर 1 या फिर 1/x का होल स्क्वायर प्लस 1/y का होल स्क्वायर प्लस 1/z का होल स्क्वायर इक्वस टू 1/p का होल स्क्वायर। या फिर हम क्या बोल सकते हैं x⁻² प्लस y⁻² प्लस z⁻² इज इक्वस टू t⁻²। तो ये क्या आ गया हमारे त्रिभुज ABC के केंद्र का बिंदुपथ निकल के आ गया। तो ऐसे हमें चीज़ें यूज करनी है। हमें मूल बिंदु से समतल की दूरी दे रखी थी, मूल बिंदु से दूरी देखते हमें दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि हमें कौन सी फॉर्म माननी है नॉर्मल फॉर्म माननी है। नॉर्मल फॉर्म में क्या करते हैं हम कि अगर अभिलंब की ये दिक्कोजें हैं और क्या है मूल बिंदु से दूरी ये है तो समतल की समीकरण ये आएगी। अब LMN दिक्कोजें हैं तो हमें पता है l² + m² + n² बराबर 1 होगा। बिंदु तो बिंदुपथ पूछ रखा है तो ये हमारे पास क्या है कहीं ना कहीं यूज हो सकती है, ये है ना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं यूज हो सकती है समीकरण। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि त्रिभुज ABC का केंद्र है तो हमें क्या चाहिए इसके शीर्ष चाहिए। शीर्ष के लिए इसने क्या दे रखा है कि समतल द्वारा अक्षों पे ये काटता है तो यानी ABC हमारे क्या बिंदु है अक्षों पर स्थित है। ए बिंदु x पे है तो इसके y z निर्देशांक तो 0 हो गए प्लस ये समतल पे भी है तो समतल में पुट किया वहां से x की वैल्यू आई क्या आ गया a का निर्देशांक। इसी प्रकार b का निर्देशांक आ गया और c का निर्देशांक आ गया। ये तीनों आते ही हमारे पास क्या आ गया हमारा केंद्रक आ गया। तीनों शीर्ष आते ही केंद्रक निकालना हमें आता है। केंद्रक हमारा क्या आता है x1 + x2 + x3 / 3 सेम फॉर y सेम फॉर z निर्देशांक के लिए ऐसा ही आता है। त्रिभुज में हमने देखा है जब त्रिभुज के हमने केंद्र देखे थे तो वहां से हमारे पास x y z हमने एक तो हमने मान लिया दूसरा हमने निकाल लिया, दोनों को बराबर किया, यहाँ से LMN की वैल्यू आई, इस समीकरण को यूज किया, x y z में एक समीकरण आ गई। अब देखो इसमें हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि क्या है अगर बिंदुपथ निकाल रहे हैं तो हमारे पास x y z आ सकते हैं और इसके अलावा वही चीजें आ सकती हैं जो क्वेश्चन में हमें दी गई हो। जैसे 3p अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इस समीकरण में p आ सकता है। LMN क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो LMN उसमें नहीं आने चाहिए। ये हमने क्या है माने इनको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम ले रहे हैं कि अगर हमें कभी बिंदु की क्या निकालनी पड़ जाए किसी भी दिए गए समतल से दूरी निकालनी पड़ जाए तो ये क्या दे रखा है कि कोई बिंदु x1 y1 z है, ये हमारा क्या है समतल है, इससे लंबवत दूरी क्या होती है ये होती है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये कैसे आती है। सबसे पहले तो इसको हम 2D से क्या कर देते हैं लिंक कर देते हैं। हमने 2D में देखा था अगर हमारे पास क्या है ये सरलरेखा है, ये हमारा क्या है बिंदु है, इसकी हमने क्या देखी थी इससे लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या आई थी कि इसमें क्या करो समीकरण में x1 y1 को रख दो और नीचे क्या आया था √a² + b², जहाँ पे a हमारा क्या था x का गुणांक और b हमारा क्या था y का गुणांक। तो सेम चीज हमें इसमें याद रखनी है। याद रखने के लिए कि बिंदु इसमें रखेंगे क्या आएगा ax1 + by1 + cz1 + d और नीचे क्या आएगा x y z के गुणांकों के वर्गों का योग आएगा। तो याद रखने के लिए तो ये हो गया कि 2D से हम लिंक करके याद रख लेंगे।
अब हम देखते हैं कि हम निकालेंगे कैसे। जब हमें बोला जा रहा है कि बिंदु और समतल के बीच की दूरी, तो हमें दो चीजें दी हुई होंगी, एक बिंदु दिया होगा, एक समतल दिया होगा। बिंदु दिया हुआ होगा हमें, जैसे x1 y1 z1 दिया हुआ है, और दूसरा हमें क्या दिया हुआ होगा, समतल दिया होगा। समतल देने का मतलब हो गया हमारे पास दो चीजें होंगी, एक तो समतल के अभिलंब के क्या आ जाएंगे, दिक् अनुपात होंगे हमारे पास, अभिलंब के दिक् अनुपात होंगे। जैसा अगर ये दिया गया है तो हमारे दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, ABC हो जाएंगे। दूसरा हमारे पास क्या होगा, समतल पे एक फिक्स पॉइंट भी होगा। ठीक है, समतल देने का मतलब है कि ये दो चीजें हमें दी गई होंगी। तो सबसे पहले हमें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए चीजें कि हमें क्या दिया होगा और हमें क्या निकालना है। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये कोई समतल है, ठीक है, ये इसका अभिलंब है जिसके दिक् अनुपात कैपिटल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी है। ये हमारा बिंदु है x1 y1 z1 जिसकी हमें क्या चाहिए, समतल से दूरी। दूरी का मतलब क्या होगा, समतल पे एक अभिलंब डालेंगे और इसकी जो लंबाई आएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी इस बिंदु की समतल से दूरी हो जाएगी। मान लेते हैं ये बिंदु हमारा बी है, एक हमें पता है समतल पे हमारा क्या होगा, बिंदु ए भी होगा, जो कि क्या होगा, समतल पे स्थित होगा, है ना। हम समतल की डेफिनेशन में यही होता है कि एक फिक्स बिंदु होगा और एक लाइन होती है ना। तो एक ए हो गया। अब ए हम मान लेते हैं, ए बिंदु हम एक बार के लिए मान लेते हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, समतल पे है। समतल हमारा क्या माना है हमने, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो ये क्या है, हमारे समतल पे स्थित है, तो हम इसको संतुष्ट करेगा। तो ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी बराबर 0। तो ये समीकरण अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी तो हम यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमें दूरी चाहिए। अब हम इसको अगर मिला दें तो ए बिंदु और बी बिंदु हमारे पास है। बी बिंदु होने का मतलब क्या हो गया, बी का हमारे पास स्थिति सदिश भी है, और ए हमने x2 y2 z2 मान रखा है, तो ए का भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो अब देखो इसमें अप्रोच क्या रहेगी, अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, अगर ये इसको सी माने तो बी सी क्या है, हमारे समतल पे अभिलंब है, और हमारा ये भी क्या है, समतल पे अभिलंब है, लंबवत है, एन वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा हम घुमा के देख रहे हैं कि ये हमारा क्या हो गया, एन वेक्टर। यहाँ पे हमारा क्या है, कोई समतल है, समतल से ये लंब डाला, ये हमारा बिंदु बी था, x1 y1 z1, और हमें क्या चाहिए थी, ये दूरी चाहिए थी, और यहाँ हमने क्या माना, कोई हमारा पॉइंट ए है जो कि समतल में। इसको हमने कुछ नहीं किया, मान लो साइड से देख रहे हैं, साइड से देखेंगे तो समतल हमें क्या दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। हमने क्या किया, बिंदु पी से ये समतल के क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ये इसे लंब डाल दिया, ये इस पे कोई बिंदु ए स्थित है। अब अगर हम इसको मिला दें तो अब हमें पता है ये क्या है, हमारा एंगल अगर थीटा है तो डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी कोस थीटा आ जाएगा। या फिर हम दूसरे टर्म में बोलें, एन वेक्टर अगर हमारा फ्री वेक्टर है तो इसको हम यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो डी है वो क्या है, ए बी वेक्टर का इस पे क्या है, प्रक्षेप है। तो यानी जो दूरी हमें चाहिए वो क्या है, वेक्टर ए बी की किस पे, एन वेक्टर पर क्या है, प्रक्षेप है। प्रक्षेप हमें पता है एक अदिश क्वांटिटी होती है, एक लंबाई होती है। यहाँ से हम ये देख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं, यहाँ से भी निकाल लेंगे। तो डी बराबर क्या आ गया, ए बी कोस थीटा। तो अब ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी वैक्टर की लंबाई, तो परिमाण रूप में ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास कोस थीटा आते ही हमारे पास क्या आ जाना चाहिए दिमाग में, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसका, एक तो एन वेक्टर का और दूसरा ए बी वैक्टर का, एन वेक्टर का और ए बी वेक्टर का। दोनों के बीच में कोण कितने, थीटा है, हम ये वेक्टर ले रहे हैं और ये एन वेक्टर ले रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितने, थीटा है। तो ए बी वेक्टर चाहिए। अब ए बी वेक्टर हम निकाल सकते हैं, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो क्या आएगा, बी का स्थिति सदिश क्या है, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ओ ए का स्थिति सदिश क्या है, x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 जे कैप
प्लस Z1 माइनस Z2 के कैप। एन हमें बताइए समतल में इसके क्या है, ए बी सी इसके क्या है दिक्कन पात, तो एन क्या हो जाएगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब हमें क्या चाहिए ए बी कोस थीटा, तो क्या करते हैं दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा ए बी का परिमाण एन का परिमाण इंटू कोस थीटा, ए बी इंटू कोस थीटा में चाहिए तो एन को क्या ले जाएंगे दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ए बी डॉट एन डिवाइड में क्या आ जाएगा एन वेक्टर का परिमाण। अब ए बी का क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ एन के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस बी इंटू वाई वन माइनस वाई टू प्लस सी इंटू जेड वन माइनस जेड टू। नीचे एन का परिमाण आएगा ही आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम जैसे ही ओपन करेंगे हमें एक ये मिलेगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू, जिसको हम क्या लिख देंगे माइनस का डी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी दूरी क्या आ गई 1/n का परिमाण तो है ही है, अंदर क्या आएगा एक ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन, दूसरी क्या आएंगी टर्म माइनस का ए एक्स टू माइनस का बी वाई टू माइनस सी जेड टू, माइनस क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस का डी लिख सकते हैं, तो हमारी जो दूरी है वो हो जाएगी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन माइनस माइनस होके क्या बन जाएगा प्लस डी। अब एन वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ये वही दूरी आ गई जो यहाँ पे दी गई थी, ये वही वाली आ गई। ठीक है, तो ये था प्रोसेस जिसमें हमने क्या देखा कि इस पे एक फिक्स बिंदु है उसको हमने मिलाया, ये हमने क्या लिया इसका साइड व्यू लिया। तो समतल एक तरीके से क्या है हमारा स्क्रीन को वर्टिकली कट करके जा रहा है, तो साइड से देखेंगे हमें एक लाइन मिलेगी, ये डॉटेड जो लाइन है वो एक तरीके से आप अज्यूम करके देखो हमारा क्या है समतल है। ये क्या हो गया समतल पे अभिलंब, ये बिंदु से क्या डाला इस पे लंब, तो ये दूरी जो है यही चाहिए हमें, ये फिक्स बिंदु है इसको इससे मिलाया, ये क्या बन गया एक ए बी वैक्टर। अब हमें पता है डी क्या है ए बी कोस थीटा, या फिर हम क्या बोलते हैं ए बी वैक्टर का क्या है प्रक्षेप है किस पे एन वेक्टर पे, तो जो कि ए बी कोस थीटा ही होगा है ना। अब ए बी कोस थीटा के लिए हमें पता है क्या चाहिए हमें डॉट प्रोडक्ट किसका करेंगे एन वेक्टर का और ए बी वेक्टर का। ए बी वेक्टर हम निकाल लेंगे बी बिंदु के निर्देशांक है और ए बिंदु के निर्देशांक है, तो एक्स वन माइनस एक्स टू वाई वन माइनस वाई टू जेड वन माइनस जेड टू। एन वेक्टर हमारे पास समतल से अभिलंब के दिक्कन पात आती है, एन वेक्टर आ जाएगा, सोल्व करेंगे क्या आ जाएगी दूरी निकल के आ जाएगी। लेकिन हर बार हम इतना नहीं करेंगे, हमें डायरेक्ट याद रखने दूरी क्या आएगी यहाँ पे मापांक समतल में क्या करो वो बिंदु रख दो, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। नीचे क्या आएगा जो अभिलंब है उसके दिक् अनुपातों के वर्गों के योग का रूट आएगा, या फिर एक्स के गुण वाई जेड के जो गुणांक हैं उनके वर्गों के योग का स्क्वायर रूट आएगा, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। तो ये हो गई हमारी क्या बिंदु से दूरी निकालना। इसको हमने साथ में ये भी देख लिया, हमने क्या कर लिया इसको 2D से भी लिंक कर लिया। 2D में हमें पता है ये अगर हमारी लाइन थी और हमें x1 y1 बिंदु की क्या चाहिए थी इससे दूरी, तो क्या आता था ऊपर मापांक में ये पूरी रेखा आती थी, इसमें क्या करते थे बिंदु रख देते थे, और नीचे क्या आता था x और y z के वर्ग गुणांकों के वर्गों के योग का स्क्वायर रूट। तो इससे भी हम चीज़ें लिंक करके याद रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है बिंदु दे दिया हमें समतल दे दिया, क्या चाहिए लंबवत दूरी, तो हमें क्या करना है समतल में रख दो बिंदु, तो 6 इंटू एक्स, तो 6 इंटू टू क्या हो जाएगा 12, 6y बोले तो 6 इंटू 5 30 प्लस 3 इंटू जेड बोले तो प्लस का 21, ये इधर क्या आ जाएगा माइनस का 21, नीचे क्या आएगा एक्स के गुणांक का योग, यहाँ से या फिर ऐसे याद रख लो अभिलंब के क्या आ जाएंगे दिक् अनुपात, नीचे क्या है अभिलंब के दिक् अनुपात अभिलंब का परिमाण होता है वो क्या हो जाएगा 36 प्लस 9 हो जाएगा। ये हमारा कितना बन जाएगा 42 ऊपर आ गया और नीचे हमारा कितना हो जाएगा 72 प्लस 1 81, तो 81 का रूट 81 आएगा रूट में, ये आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 81 आएगा हमारा रूट में ना, तो नीचे क्या आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 9, या फिर इसको 3 से कट करेंगे
3 से कट करेंगे तो 14 ऊपर और 3 नीचे, तो ये क्या आ जाएगी, लंबवत दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे भी याद रखने, ऊपर क्या करना है, समतल में बिंदु रख दो, 5 से क्या आएगी, एक वैल्यू आएगी, या फिर हम सर्कल में बोलते थे, या उसमें देखते थे 2D में क्या बोलते थे हम, पावर ऑफ पॉइंट बोलते थे, जिसे हम S1 बोलते थे, ये वही है। नीचे क्या आएगा, अभिलंब का परिमाण याद रख लो, चाहे XYZ के गुणांकों के वर्गों का योग करके स्क्वायर रूट याद रख लो, जैसे आपको सूटेबल रहे वैसे याद रख लो। ठीक है, ये तो था हमारा उसके बीच में बिंदु की समतल से दूरी। यहीं पे अगर हमें दे दिया जाए क्या, 2 पैरेलल प्लेन्स, तो उनके बीच की दूरी अगर निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकाल सकते हैं। तो पहली बात तो हम इसको 2D से लिंक कर लेते हैं। 2D में हमें याद है 2 रेखाएं थी, तो AX प्लस BY प्लस C1 बराबर 0, AX प्लस BY प्लस C2 बराबर 0 थी। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात थी कि X और Y ये पार्ट हमारा क्या था, सेम था, क्योंकि समांतर है, तो X और Y के गुणांक क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर हमने क्या बताया था, इनके बीच की दूरी आएगी C1 माइनस C2 अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सेम यहीं पे आना है। अगर हमारा पहला प्लेन है तो जैसे मान लेते हैं क्या, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 बराबर 0। दूसरा प्लेन क्या है, अब हमें पता है दोनों प्लेन समांतर हैं, तो अभिलंब भी क्या होंगे, दोनों समांतर, तो अभिलंबों के दिक् अनुपात क्या होंगे, समान होंगे। यानी AX प्लस BY प्लस CZ तक तो क्या आएगी, चीज सेम ही आएगी, सिर्फ कौन बदलेगा, कांस्टेंट बदलेगा। तो हमारे इस केस में पहली बात तो जो समतल होंगे वो इस फॉर्म में होंगे कि दोनों समांतर हैं तो उनके अभिलंब भी समांतर होंगे। अभिलंब समांतर तो दिक् अनुपात समानुपाती या बराबर ले लेंगे। तो सबसे पहले इस फॉर्म में आएंगे कि AX प्लस BY प्लस CZ, इतना पोर्शन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो इस केस में इनके बीच की दूरी हो जाएगी, जैसे इसमें क्या था, कांस्टेंट का डिफरेंस, तो यहाँ पे भी दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस और उसका क्या ले लेंगे, मापांक ले लेंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वही जो हमारा पहले आ रहा था, XYZ के गुणांकों के वर्गों का योग और उसका स्क्वायर रूट। अब देखो ये आता कैसे है, ये हम अभी देख लेते हैं। जैसे हमने 2D में देखा था, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, मूल बिंदु को रेफरेंस लेंगे। ठीक है, मूल बिंदु को रेफरेंस लेंगे तो दो केस बनते हैं। एक केस ये बनेगा कि आपका प्लेन क्या हो, दोनों समतल क्या हो, मूल बिंदु के एक तरफ ही हो, मूल बिंदु के एक तरफ ही हो। तो P1 की मूल बिंदु से दूरी मान लेते हैं, क्या माने, D1 मान लेते हैं, और P2 की मूल बिंदु से दूरी D2 मान लेते हैं। तो D1 हम निकाल लेंगे, किसी भी बिंदु की समतल से दूरी निकालना में आता है। समतल में क्या करेंगे, बिंदु रख देंगे, क्या आ जाएगा, मापांक D1, बाकी तो क्या है, 0 बन जाएगा। और नीचे क्या आएगा, अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसी प्रकार मूल बिंदु से दूसरे समतल की दूरी आ जाएगी, मापांक D2 अपॉन अंडर द रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अब इस केस में हमें पता है कि ये दूरी D2 और ये दूरी कितनी है, D1, तो दोनों समतलों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D1 माइनस D2। इसी प्रकार दूसरा केस क्या बन सकता है कि दोनों क्या हो, मूल बिंदु के अपोजिट साइड में हो। तो मूल बिंदु से पहले एक समतल की दूरी D1 आएगी, दूसरे से दूरी D2 आएगी। उस केस में हमारी दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, D1 प्लस D2। यानी नीचे वाला तो देखो सेम ही है, तो नीचे वाले में तो कोई डाउट ही नहीं है। इस केस में ऊपर क्या आएगा, या तो D1 माइनस D2 आएगा, या फिर ऊपर D1 प्लस D2 आएगा। यानी दोनों अगर समतल मूल बिंदु के एक साइड हुए तो इनके जो कांस्टेंट हैं वही इनकी मूल बिंदु से दूरियां होंगी, उनका डिफरेंस आएगा। दोनों मूल बिंदु के अपोजिट साइड हैं तो मूल बिंदु से जो दूरियां आ रही हैं उनका सम होगा। दो केस बनेंगे। अब इन दोनों को एक साथ दिखाने का तरीका क्या होता है कि मापांक में इनका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, चाहे D2 माइनस D1 ले लो। इसमें क्या होगा, अगर वो मूल बिंदु के इनमें से कोई अपोजिट साइड होगा ना तो उसका D क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे नेगेटिव यहाँ पे पुट होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव होके ये नेगेटिव नेगेटिव क्या बना देगा, अपने आप प्लस बना देगा, दोनों अपने आप ऐड हो जाएंगी। दोनों एक साइड हुई तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव होंगी, क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप एडजस्ट कर देगा। आप दिमाग में ये पिक्चर रखना कि इसमें हम क्या लेंगे, मूल बिंदु को रेफरेंस लेंगे, दोनों की मूल बिंदु से दूरियां निकालेंगे। अगर समतल एक तरफ है तो D1 माइनस D2, दोनों अपोजिट साइड हैं तो D1 प्लस D2। अब हमें उस झंझट में पढ़ना नहीं है, हम डायरेक्ट याद रख लेंगे ऊपर क्या आ जाएगा, D1 माइनस D2। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी है, AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D1 बराबर 0 हमने पहला समतल लिया है।
दूसरा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस D2 बराबर 0, और इनके बीच की दूरी हमने क्या बता दी, D1 माइनस D2, और नीचे तो हमारा हर बार फिक्स ही है। ठीक है, अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों समतलों की समीकरण क्या है, इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, ये लिखा है तो इसका मतलब समतलों को पहले इस फॉर्म में लिखना है। अब इस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि दोनों में एक्स वाई जेड के गुणांक क्या बना लेने, पहले सेम बना लेने। जैसे अभी एक क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला समतल क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 8, या फिर -8 बराबर 0 लिख देते हैं। दूसरा क्या है, 4x प्लस 2y प्लस 4z प्लस 5 बराबर 0। क्वेश्चन वाले ने दे रखा है समांतर समतल है, दोनों के दिक् अनुपातों का अगर आपको चेक करना हो तो क्या है, समांतर के लिए हमें पता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए। तो A1 कितने 2, A2 कितने 4, B1/B2 1/2, C1/C2 2/4। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, यानी समांतर तो है। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि -8 को हमने क्या ले लिया D1, इसको ले लिया D2, और हमने क्या कर दिया मापांक D1 माइनस D2 कर दिया, क्या हो जाएगा -8 -5 बोले तो ऊपर आ जाएगा 13, और नीचे तो हमारा A² प्लस B² प्लस C² आ ही जाएगा। तो ये नहीं करना है हमें, सबसे पहले इसको क्या करना है, AX प्लस BY प्लस CZ, इतना दोनों में क्या बनाना है, समान बनाना है। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे A² प्लस B² प्लस C² Z लेंगे, हमारे पास डाउट आएगा कि ABC इस समतल के लें या इस समतल के। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है पहले दोनों में क्या होने चाहिए, ABC हमें सेम बनाने। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले दोनों को समतलों को अगर समांतर है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड के गुणांक क्या बना लो, समान बना लो, जो कि क्या है बनेंगे हमारे ABC बनेंगे, जिनके वर्गों का योग का स्क्वायर रूट हम नीचे लेंगे। तो सबसे पहले ये 2 नंबर समतल है, इसको इसके जैसा बना लेते हैं। तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 5/2 बराबर 0। अब ये 5/2 है, ये हमारा क्या बनेगा, D2 बनेगा। D1 हमारा कितना बन चुका है, -8 बन ही चुका है। अब क्या आएगी, दोनों समतलों के बीच की दूरियां आ जाएंगी, D1 माइनस D2 अपॉन अंडर द रूट में पूरा मटेरियल आ जाएगा। D1 की वैल्यू -8, D2 की वैल्यू 5/2, नीचे क्या आ जाएगा, अंडर द रूट ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 2। तो 4 + 1 5 + 9, नीचे क्या आ जाएगा 4 + 1 + 4। ऊपर अगर हम देखें तो 8 × 2 16 + 5 21/2 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, 7/2 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले हमें दोनों समतलों में AX प्लस BY प्लस CZ क्या बनाने, बराबर बनाने। उसके बाद ही जो कांस्टेंट है उन्हें D1 D2 लेने। अब देखो यहाँ पे एक था नेगेटिव, एक था पॉजिटिव, यानी दोनों समतल मूल बिंदु के क्या है, अपोजिट साइड में। तो जैसे ही हमने D1 माइनस D2 किया तो -8 -5/2, माइनस क्या करेगा, एडजस्ट कर जाएगा अपना कौन, मापांक, अंदर क्या बचेगा 8 + 5/2। तो दूरियां अपने आप ऐड होगी, हमें ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि अपोजिट साइड है या किधर है। ठीक है, तो इसलिए हमें याद रखना है कि दोनों का क्या कर दो, डिफरेंस कर दो, वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। मूल बिंदु के अगर उनके बीच में है, यानी मूल बिंदु के दोनों अपोजिट साइड में है, तो दूरियां अपने आप ऐड हो जाएंगी। दोनों एक तरफ है तो अपने आप डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें 2 चीज़ें याद रखनी है कि एक तो AX प्लस BY प्लस CZ दोनों में बनाने के बाद ही हमें जो क्या लेनी है, D1 D2 की वैल्यू लेनी है, और मापांक में क्या लेना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। नीचे तो हमारा जो अभिलंब है उसका क्या आएगा, मापांक आना ही है। ठीक है, ये होगी हमारी बिंदु की दूरियां। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या निकालना पड़ जाए हमें, समतल में किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हमें इसको समझना होगा कि सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, क्या होगा, समतल दिया होगा। समतल देते ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, अभिलंब, हमारा n वेक्टर, इसका मतलब हमें पता होगा। दूसरा हमें क्या दिया है, बिंदु दिया है, जिसका हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। ये क्या है, हमारा समतल है, मान लेते हैं समतल है हमारा AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D। स्टैंडर्ड वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कैपिटल ABC ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसे ये आया, इससे हमें पता चल गया कि हमारे अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, ABC। और अगर हमें अभिलंब जरूरत पड़ा तो हम क्या लेंगे, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। तो समतल की समीकरण आते ही ये चीज़ हमें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कोई बिंदु है, मान लेते हैं ये x1 y1 और z1। इसका इसमें क्या चाहिए, प्रतिबिंब। तो क्या करेंगे, इस पे अभिलंब डाल देंगे। जैसे अभिलंब डालेंगे, ये दूरी है, इतनी दूरी अपोजिट साइड में क्या ले लेंगे, इसी रेखा पे बिंदु ले लेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, बिंदु A डैश है, A डैश ले लेते हैं। तो A डैश क्या हो जाएगा हमारा, A का प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अगर इस बिंदु को हम B माने तो प्रतिबिंब से हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हो जानी चाहिए कि AB क्या हमारा लंबवत है, किसके, समतल के। दूसरा, AB दूरी बराबर है किसके, A डैश B के। इसका मतलब B हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, A और A डैश का। तो हमें छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये चीज़ें यूज करके ही क्या है, आगे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आए, वो जो प्रोसेस देखेंगे वो इसी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं निकालने वाले हैं, हम क्या याद रखेंगे, इसमें एक प्रोसेस, वो प्रोसेस ही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली कि समतल दिया हुआ है, हमारे पास एक एन वेक्टर होगा जो कि समतल के क्या है, लंबवत है। फिर हमने क्या देखा, बिंदु, इसका प्रतिबिंब A डैश, इसका मतलब A डैश क्या होगी, हमारी समतल के क्या होगा, लंबवत होगा। हमारा एन वेक्टर भी क्या है, समतल के लंबवत है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा A डैश वेक्टर क्या होगा, समांतर होगा किसके, एन वेक्टर के। बस यहीं से हमारी क्या है, चीज़ें शुरू हो जाएंगी। दूसरा हमने देखा, अगर A का प्रतिबिंब A डैश है तो इनका मिड बिंदु जो B है वो कहाँ होगा, समतल पे होगा, और दोनों का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यानी बिंदु की और प्रतिबिंब की समतल से लंबवत दूरियां बराबर होंगी। तो इसमें प्रोसेस ये रहेगा कि एक तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट। दूसरा हम इसको यूज करेंगे, बस इन दो चीज़ों से क्या होगा, और एक हम समतल की समीकरण यूज करेंगे। तीन चीज़ों से हमारा क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले तो पहला ये होगा, प्रोसेस बताता हूँ आपको। हम निकालेंगे बी के कोऑर्डिनेट। हम A डैश नहीं निकालेंगे, हम B के निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला कैसे, कि B आपका क्या है, A डैश का मिड पॉइंट है, उसे क्या करेंगे, A डैश के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। B के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम AB के दिक् अनुपात हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, AB के दिक् अनुपात निकालेंगे। और AB और A डैश की बात एक ही होगी। अगर A डैश हमारे एन के समांतर है तो AB भी समांतर होगा। इसका मतलब जो रेखा A डैश है उसके क्या आ जाएंगे, दिक् अनुपात, या जो कि क्या है, एन के समांतर है। तो दोनों के दिक् अनुपात समांतर है तो क्या होंगे, समानुपाती होंगे। समानुपाती होते ही इससे पहले हम B के कोऑर्डिनेट मानेंगे, और समानुपाती करते ही हमें क्या आ जाएंगे, B के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यहाँ से B के कोऑर्डिनेट आएंगे, उसमें एक पैरामीटर लेमडा आएगा। लेमडा के लिए हम क्या करेंगे, B को समतल में रख देंगे। समतल में संतुष्ट कराते ही लेमडा की वैल्यू आते ही B के आते ही A डैश। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमारे पास दो स्टेप है मोटा मोटी। हमें क्या चाहिए, B के कोऑर्डिनेट चाहिए, और B के कोऑर्डिनेट से हम सेक्शन फॉर्मूला, जिसे हम विभाजन सूत्र यूज बोलते हैं, उसका यूज करके क्या निकालेंगे, A डैश निकालेंगे। B के कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, हमें पता है एन वेक्टर है, वो हमारा क्या है, समांतर है किसके, A डैश के। तो हम क्या करेंगे, हम एन इसके दिक् अनुपात होगी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, B बिंदु मान लेंगे। जैसे B बिंदु हम मान लेंगे x2 y2 z2। तो हम क्या करेंगे, A और बिंदु आ गया, B बिंदु आ गया। किसी भी रेखा पे दो बिंदु आती है, उनके क्या आ जाएंगे, दिक् अनुपात आ जाएंगे। एन वेक्टर के दिक् अनुपात हमारे पास ऑलरेडी है, दोनों क्या होंगे, समानुपाती। समानुपाती करके इक्वल्स टू लेमडा लेके B के क्या आ जाएंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जिसमें हमारे पास अब समस्या रहेगी हमें लेमडा की। लेमडा के लिए हम समतल की समीकरण यूज करेंगे, जिससे हमारा B बिंदु आ जाएगा, B बिंदु आते ही A डैश आ जाएगा। तो ये मोटा मोटी प्रोसेस रहने वाला है। अभी एक बार हम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, B मान लेना है। तो B मान लिया, x2 y2 z2। जैसे ही B माना तो AB के क्या आ जाएंगे, दिक् अनुपात, जो कि हम क्या ले सकते हैं, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये क्या आ गए, AB रेखा के दिक् अनुपात। एन वेक्टर के दिक् अनुपात हमारे पास ऑलरेडी है, A B C। हमें पता है AB क्या
ए बी समांतर है किसके, एन वेक्टर के। दोनों के दिक् अनुपात क्या होंगे, समानुपाती, तो समानुपाती कर देते हैं। ये हमने समांतर की कंडीशन लगा दी और इसके इक्वस टू क्या ले लेते हैं, लेमडा। अब इनमें से 1/1 लेंगे इक्वस टू लेमडा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 बराबर आ जाएगा x1 प्लस ए लेमडा, y2 बराबर आ जाएगा y1 प्लस बी लेमडा, z2 बराबर आ जाएगा z1 प्लस सी लेमडा। यानी ए बिंदु के निर्देशांक अगर x1 y1 z1 है तो बी के निर्देशांक आ गए x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस बी लेमडा, z1 प्लस सी लेमडा। ये क्या आ गए, बी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें कौन चाहिए, लेमडा चाहिए। लेमडा के लिए हमें पता है बिंदु हमारा किस पर है, समतल में स्थित है। समतल में इसको क्या कराएंगे, संतुष्ट कराएंगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी में रखेंगे। रखते ही क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। लेमडा आते ही कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी आते ही हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना। ए इनका क्या है, मध्य बिंदु, इसके कोऑर्डिनेट है, इसके किसके आ जाएंगे, ए डैश के निर्देशांक आ जाएंगे। तो हमें क्या याद रखना है, प्रोसेस याद रखना है। हमने क्या चीज़ें यूज की कि अगर ए का प्रतिबिंब ए डैश है तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा, समतल में स्थित होगा। मिड पॉइंट क्या होगा, समतल में स्थित होगा। एक चीज़ तो हमने ये यूज की। दूसरा, अगर हम ए डैश प्रतिबिंब है तो ए डैश जो रेखा है या फिर ए डैश जो वेक्टर है या फिर हम इसको ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा, हमारे समतल के लंबवत और हमारे अभिलंब के समांतर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनके दिक् अनुपात समानुपाती कर देंगे। जैसे ही दिक् अनुपात समानुपाती करेंगे बी के हमारे पास क्या आ जाएंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा, पैरामीटर लेमडा होगा। उसके लिए हमें क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, समतल में स्थित है, उससे संतुष्ट कराएंगे, क्या आ जाएगा, लेमडा आ जाएगा। फिर किसकी पर कौन सी चीज़ यूज कर लेंगे कि ये क्या है, मिड पॉइंट है, हमारा ए डैश निकल के आ जाएगा। तो इसमें हमें प्रोसेस याद रखना है। प्रोसेस ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें कोई फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें क्या दे दिया, बिंदु दे दिया, ठीक है, और हमें समतल दे दिया। ये कोई समतल है, x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 बराबर 0। ये क्या बोल रहा है, P कोई बिंदु है, P बिंदु ले लिया, 2 1 6 ले लिया। क्या बोल रहा है, तो बिंदु Q, जबकि PQ समतल के क्या है, लंबवत है। यानी Q कुछ बिंदु है, अगर उसे मिलाने वाली रेखा होगी वो क्या होगी, समतल के लंबवत होगी। साथ में क्या बोल रहा है, PQ का मध्य बिंदु कहाँ है, समतल पे स्थित है। तो इसका मतलब Q कहाँ होगा, यहाँ होगा, और इनका मध्य बिंदु कहाँ आएगा, समतल पे आएगा। तो इसने इनडायरेक्टली बोल दिया Q आपका क्या है, P का प्रतिबिंब है। इसने डायरेक्ट ना बोल के क्या बोल दिया, Q क्या है, P का प्रतिबिंब है। तो इसने क्या पूछा है, Q ही पूछा है। तो हम हमारा प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा एन वेक्टर आ जाएगा, क्या है इसके दिक् अनुपात, 1 1 माइनस 2। अगर हम ये बिंदु R मान लेते हैं, है ना, तो R को हम क्या मान लेते हैं, x1 y1 z1। तो हमारे PR के दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे, x1 माइनस 2 y1 माइनस 1 और z1 माइनस 6। अब हमें पता है PR हमारा क्या है, अभिलंब एन के क्या है, समांतर है। तो दिक् अनुपात क्या होंगे, समानुपाती। तो x1 माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू z1 माइनस 6 अपॉन माइनस 2। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट के लिए इक्वल टू क्या ले लेंगे, लेमडा ले लेंगे। जैसे ही लेमडा लिया हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू लेमडा प्लस 2, y1 की वैल्यू लेमडा प्लस 1 और z1 की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 लेमडा। तो ये क्या आ गए, बिंदु R के निर्देशांक आ गए। R बिंदु के निर्देशांक आ गए लेमडा प्लस 2, लेमडा प्लस 1 और 6 माइनस 2 लेमडा आ गए। अब हमें पता है लेमडा चाहिए, इसके लिए हमें दे रखा है कि R कहाँ है, समतल पे। समतल क्या है, x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 3 बराबर 0। इसमें इसको रख देते हैं, तो ये हो जाएगा लेमडा प्लस 2 प्लस लेमडा प्लस 1 माइनस 2 इंटू 6 माइनस 2 लेमडा माइनस 3 बराबर 0। सोल्व कर लेते हैं, ये 1 लेमडा ये हो जाएगा 4 लेमडा, मिल के हो गया 6 लेमडा। ये 2 प्लस 1 3 माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये माइनस का 12 बराबर 0, लेमडा बराबर क्या आ गया 2 आ गया। लेमडा आते ही हमारे पास क्या आ जाएगा आर बिंदु आ जाएगा। ये हो गया 4 3 4 2। अब हमें क्या पता है आर क्या है, हमें तो क्यू चाहिए था, तो हमें पता है आर क्या है, मध्य बिंदु है किसका, पी और क्यू का। तो पी बिंदु के निर्देशांक हमें क्या दिए गए थे, पी बिंदु था हमारा 216। आर हमने क्या निकाल लिया 432। क्यू हम मान लेते अल्फा बीटा गामा मान लेते। ये क्या है मध्य बिंदु, अनुपात क्या है 1:1। तो आर के निर्देशांक हमारे हिसाब से क्या आने चाहिए थे, अल्फा +2 डिवाइडेड बाई 2, बीटा +1 डिवाइडेड बाई 2 और गामा +6 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन आए कितने 432, तो इसके इक्वल टू 4, ये 3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी अल्फा की वैल्यू जो कि कितनी आ गई 6, यहाँ से आ जाएगी बीटा की वैल्यू 5, गामा की वैल्यू -2। तो क्यू बिंदु के निर्देशांक आ गए 6 5 -2। तो 6 5 -2 हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वो सुनने में हो सकता है आपको प्रोसेस लंबा लग रहा हो, लेकिन अगर हम करना शुरू करेंगे तो बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है बिंदु आर लेना है, आर बिंदु मान लिया, मान के पी आर के दिक् अनुपात, फिर हमें पी आर के समांतर होने की कंडीशन लगानी है। इससे क्या होंगे आर के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी लेमडा की। उसके लिए हमने क्या यूज कर लिया आर को समतल में रख दिया, रखते ही क्या आ गया लेमडा आ गया, लेमडा आते ही आर आ गया। उसके बाद हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, हमारा क्या आ गया प्रतिबिंब आ गया। इसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हमने साथ में क्या सीख लिया कि हमें किसी भी बिंदु से समतल पर डाले गए अभिलंब का लंब का क्या सीख लिया हमने, फुट निकालना भी सीख लिया। ठीक है, आर क्या है हमारा पी से समतल पर डाले गए लंब का फुट है, तो ये भी हमने सीख लिया। इन केस आपको वो दूरी का फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप इस प्रोसेस से भी क्या निकाल सकते हैं, बिंदु की समतल से दूरी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास आर आ गया, अब हम पी आर निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगी पी की समतल से दूरी हो जाएगी। हालांकि ये लेंथी रहेगा, दूरी के लिए आपको लिए बेटर है कि आप वो फॉर्मूला ही हम याद रख लें। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कोई बिंदु Q है, P हमें दे रखा है, तो बोल रहा है बिंदु P से समतल पर डाला गया क्या है लंब का पाद है। यानी ये अगर हमारा समतल है, ये बिंदु क्या है हमारा P है, इससे इसने क्या किया समतल पे लंब डाल दिया। इस बिंदु को क्या नाम दिया Q नाम दे दिया। आगे क्या बोल रहा है R समतल पर एक बिंदु इस प्रकार है कि PRQ कोण कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए। यानी यहाँ पे आर बिंदु लिया और ये त्रिभुज बनाया पी आर क्यू, तो ये एंगल कितना निकल के आ गया 60 डिग्री निकल के आ गया। तब हमें क्या चाहिए पी क्यू आर का क्षेत्रफल चाहिए। अगर हम देखें तो क्यू आर हमारा क्या बन गया त्रिभुज का बेस बन गया। और अगर हम देखें पी क्यू हमारी क्या बन गई हाइट बन गई। तो हमें पता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू बेस आधार बोले तो क्यू आर इंटू क्या आएगी हाइट क्या हो जाएगी पी क्यू हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए देखो, बिंदु P की समतल से लंबवत दूरी निकाल लेंगे D। कैसे निकालेंगे, बिंदु दे रखा है समतल दे रखा है, पुट कर देंगे। तो x बोले तो 1, 2y बोले तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 -14। डिवाइड में हमें पता है अभिलंब के परिमाण आता है तो 1 to 1, तो 1 + 4 + 1 कितनी आ गई, ये हमारा बन गया ऊपर है 4 3 7 1 8 6 डिवाइडेड बाई √6 यानी √6। तो ये दूरी हमें पता है क्या है √6 है। अब अगर हमें क्या चाहिए क्यू आर चाहिए, एंगल हमें थीटा दे रखा है कितना 60 डिग्री। देखो हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, लंब हमारे पास है तो tan 60 डिग्री क्या होता है आपका tan थीटा क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितने है क्यू आर, लंब कितने है डी। तो जो आधार है आपका क्यू आर वो क्या हो जाएगा d इंटू tan 60 डिग्री, तो d की वैल्यू √6 है और tan 60 की वैल्यू आ जाएगी हमारी √3, यानी √6 इंटू √3 हमारा क्या आ गया क्यू आर की वैल्यू आ गई। तो सारी वैल्यू आ चुकी है 1/2 इंटू आधार कितना आ गया √6 इंटू √3 इंटू क्या आएगी ऊंचाई जो कि क्या है पी क्यू जो कि कितनी है डी जो कि आ गई √6, तो इंटू √6 ये हो जाएगा
6√3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 3√3। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, हो सकता है अपन ने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि आंसर हमारा मैच हो नहीं रहा है। तो हमें पता है बिंदु Q हमने लंब का फुट ही लिया है ना। d² आएगा, इसको रखेंगे d tan 60 डिग्री। ओके, अच्छा यहाँ पे हमने फॉर्मूला गलत अप्लाई किया है। tan थीटा का होता है लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है, ये उल्टा कर दिया हमने। तो d अपॉन क्या आएगा, QR आएगा, तो ये d अपॉन tan 60 डिग्री आएगा, तो ये √3 डिवाइड में आएगा, तो √6 डिवाइडेड बाई √3। तो ये √6 डिवाइडेड बाई √3, तो ये √3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ऊपर हमारा बन गया 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई हमारा आ गया कितना, 2√3। तो ये कैंसिल आउट और आ गया √3। तो वहाँ पे हमारी मिस्टेक हो गई थी, आंसर क्या आएगा, √3 आएगा। एक तो अप्रोच ये, ठीक है। पहली बात, हमें डायग्राम बनाना है जिससे हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। हमें पता चल गया कि ये दूरी अगर हम निकाल सकते हैं, ये दूरी आते ही इस एंगल का यूज करके हमने क्या निकाल लिया, आधार निकाल लिया। क्या आ गया, आंसर आ गया। दूसरा, अगर हम अभी जो हम पढ़ रहे थे क्या, बिंदु का लंबा जो प्रतिबिंब निकाल रहे थे, वो वाली अप्रोच भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या निकाल सकते हैं, Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं। Q के निर्देशांक मानेंगे, मान लिया x1 y1 z1 होगा, ठीक है। उसे क्या आ जाएंगे, PQ के दिक् अनुपात आ जाएंगे, PQ के दिक् अनुपात आ जाएंगे, जो कि कितने आएंगे, x1 -1 y1 -2 z1 -3। अभिलंब क्या में दिक् अनुपात क्वेश्चन में दिए गए 1:1, दोनों क्या होंगे, समानुपाती। जैसे ही समानुपाती करके इक्वल टू लेमडा लेंगे, Q के क्या आ जाएंगे, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, लेमडा +1 2 लेमडा +2 लेमडा +3। इसको क्या करेंगे, समतल में रखेंगे। समतल में रखते ही क्या आएगी, लेमडा की वैल्यू आ गई। लेमडा की वैल्यू आते ही Q के क्या आ जाएंगे, निर्देशांक 2 4 4। जैसे ही Q बिंदु के निर्देशांक आ गए, P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास है, क्या आ जाएगी, PQ दूरी आ जाएगी। PQ दूरी क्या होगी, 2 - 1 1 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 4 - 3 का होल स्क्वायर +1, तो √6। तो या तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दूरी का, नहीं तो आप फुट का वैल्यू, इसका लंब निकाल का फुट निकाल के PQ का डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको डायग्राम बनाना है, उसे हमें देखना है कि क्या चाहिए और कौन सी चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये चीज़ देखो, कुछ कुल मिला के 2D के जैसा ही चल रहा है। 2D में हमने देखा था कोई बिंदु, लंबवत दूरी, दो रेखाओं के बीच की दूरी, और फिर हमने एक देखा था कि रेखा से किसी बिंदु की दूरी लेकिन किसी भी दूसरी दी गई रेखा के समांतर चाहिए थी, ये भी हमने देखा था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बिंदु की दूरी देखेंगे लेकिन किसी भी दी गई लाइन के समांतर देखेंगे, ना कि लंबवत दूरी देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर ये बिंदु A है, ये B है, यहाँ पे हमें पता था A दिया गया है, क्या निकाल लो, B निकाल लो। फिर क्या कर देंगे, दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे। B निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने AB की रेखा की समीकरण चाहिए। रेखा के समीकरण के लिए बिंदु हमें दे रखा है, हमें क्या चाहिए, प्रवणता। उसके लिए इसने बोल दिया कि AB और L2 क्या है, समांतर है। तो यहाँ से क्या आ गई थी, प्रवणता। प्रवणता आते ही इसकी क्या आ गई थी, समीकरण। AB की समीकरण आती ही हमें पता चल गया B क्या है, AB और L1 का प्रतिच्छेद बिंदु है। हमने B निकाला, दूरी का फॉर्मूला लगाया था, AB आ गई थी। सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हमें प्रोसेस याद रखने, हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना। तो सबसे पहले ये एक रेखा दी गई होगी और ये एक हमें समतल दिया होगा और ये बिंदु दिया हुआ होगा जिसकी हमें क्या चाहिए, इससे दूरी चाहिए, किसके समांतर, इस रेखा के समांतर। तो इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचेंगे ऐसे, माना वो समतल को कहाँ काट रही है, B पे। तो हमें क्या चाहिए, AB दूरी चाहिए। तो प्रोसेस वही सेम है जो हमने बिंदु का प्रतिबिंब निकालने के लिए अप्लाई किया था। वहाँ पे हमने क्या देखा था
कि हमारी ए बी रेखा किसके समांतर थी, हमारे अभिलंब के। अब हमारे अभिलंब की जगह कौन ले लेगी, रेखा ले लेगी। तो रेखा की अगर हमें समीकरण दी गई होगी तो वहां से हमें रेखा के दिक् अनुपात पता होंगे। मान लेते हैं इसके दिक् अनुपात कितने, A1 B1 C1। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमारा बिंदु B मान लेंगे। सेम प्रोसेस है, x2 y2 z2 जैसे ही माना क्या आ जाएंगे, ए बी के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। अब हमें पता है ए बी रेखा क्या है, हमारी दी गई रेखा के समांतर है, तो दोनों के दिक् अनुपात क्या होंगे, समानुपाती होंगे। दोनों के दिक् अनुपात समानुपाती होंगे और बराबर क्या ले लेंगे, लेमडा। जैसे ही लेमडा लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, बी बिंदु के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x1 प्लस a1 लेमडा, y1 प्लस b1 लेमडा, z1 प्लस c1 लेमडा। अब हमें क्या चाहिए, लेमडा। लेमडा के लिए हमें पता है बिंदु कहाँ है, समतल में। समीकरण में रखेंगे क्या आ जाएगा, लेमडा। लेमडा आते ही क्या आ जाएगा, बी। बी आते ही दूरी का फॉर्मूला लगा के ए बी आ जाएगा। तो पिक्चर वही है जो हमने बिंदु का प्रतिबिंब निकालते यूज की थी, बस इसमें चेंज कहाँ आया कि हमें इस बार दिक् अनुपात किसके यूज नहीं करने, समतल के। हमें किसके यूज करने, वो जो दी गई रेखा है उसके यूज करने। क्यों, क्योंकि अब हमारी जो रेखा ए बी होगी वो किसके समांतर होगी, इस रेखा L1 के समांतर होगी। बाकी प्रोसेस सेम ही है। हमें क्या मानना है, बी बिंदु मानना है। बी बिंदु मान के क्या करना है, दिक् अनुपात निकालने। दिक् अनुपात निकाल के उन दिक् अनुपातों को क्या करना है, समानुपाती करना है। समानुपाती करते ही क्या आ जाएंगे, बी के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। उसको कहाँ रख देना है, समतल में रख देना है। वहां से क्या आएगी, लेमडा की वैल्यू आएगी। लेमडा की वैल्यू आते ही बी आ जाएगा, बी आते ही हमारी दूरी आ जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने कई चीजें देख ली। समतल की दूरी देख ली हमने, जिसका फॉर्मूला क्या था, समतल में बिंदु रखो और नीचे दिक् जो अभिलंब है उसका परिमाण ले लो। फिर हमने दो समतलों के बीच में दूरी देखी थी, तो ऊपर d1 माइनस d2 ले लिया था। उसके बाद हमने क्या देखा, बिंदु का प्रतिबिंब निकालना। तो क्या करेंगे, इसे लंब डालेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, दिक् अनुपात। उसको क्या कर देंगे, समानुपाती कर देंगे किसके, हमारे अभिलंब के। वहां से इस बिंदु के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट समतल में पुट करेंगे लेमडा। लेमडा आते ही बी बिंदु। अब बी बिंदु आते ही हमें जो चाहिए वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस हमें याद रखने। फॉर्मूला तो सिर्फ किसका है, लंबवत दूरी का है, बाकी कोई फॉर्मूला इसमें है नहीं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें बिंदु दे दिया, हमें समतल दे दिया, हमें क्या दे दी, रेखा। अब देखो रेखा x बराबर y बराबर z है। थोड़ी देर बाद में हम समतल के बाद स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे 3D में, तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि रेखा की समीकरण होती है x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y अपॉन बी बराबर z माइनस z11 अपॉन सी। तो इसमें जो ये नीचे ए बी सी आ रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं, रेखा के समांतर किसी भी सदिश के दिक् अनुपात या फिर रेखा के दिक् अनुपात। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 1 1 1, यानी हमारी रेखा के दिक् अनुपात क्या हो गए, 1 1 हो गए। तो अब हमारी रेखा के दिक् अनुपात हमारे पास आ गए। हमारा ये समतल हो गया। हमें पता है जब हम रेखा के समांतर दूरी देख रहे हैं तो हमें अभिलंब के दिक् अनुपात नहीं यूज करने, क्योंकि अब हमारा क्या है, ए बी रेखा समांतर है हमारी दी गई रेखा के। तो अब हमें क्या चाहिए, ए तो दे रखा है, हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। प्रोसेस वही है। ठीक है, x1 y1 z1 मान लिया। जैसे ही माना क्या आ जाएंगे, ए बी के दिक् अनुपात x1 माइनस 1 y1 प्लस 5 z1 माइनस 9। हमें पता है ये रेखा समांतर है किसके, इस रेखा के जिसके दिक् अनुपात 1 1 1 है। तो इनके दिक् अनुपात क्या होंगे, समानुपाती होंगे। बराबर आएगा z1 माइनस 9 अपॉन 1। z1 माइनस 9 अपॉन 1 बराबर क्या ले लेंगे, लेमडा। जैसे ही लेमडा लेंगे p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे क्या, लेमडा प्लस 1, लेमडा माइनस 5, लेमडा प्लस 9। अब हमें पता है ये बिंदु हमारा कहाँ है, समतल पे। समतल क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 5। बी से इसको क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। तो x की जगह लेमडा प्लस 1, माइनस वाई की जगह माइनस लेमडा प्लस 5, जेड की जगह लेमडा प्लस 9 बराबर 5। लेमडा से लेमडा गया,
ये 5 से 5 गया, लेमडा बराबर आ गया -10। जैसे लेमडा की वैल्यू आई हमारे पास क्या आ जाएंगे, बी के निर्देशांक आ जाएंगे जो कि हो जाएंगे -9, -15 और -1। ए बिंदु हमारा कितना था 1 -5 9। अब हमें क्या चाहिए, ए बी दूरी चाहिए जो कि क्या हो जाएगी, दी गई रेखा के समांतर नापी गई दूरी। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, दूरी का फॉर्मूला 1 -9 क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, -5 और +15 10 का स्क्वायर, 9 1 10 का स्क्वायर, यह आ गई 10√3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10√3। तो हमें प्रोसेस याद रखने और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यह था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।